जरा सोचो, पृथ्वी पर रियलिटी में बिजली के देवता थॉर की एंट्री होती है, लेकिन थॉर ने तो पूरी इंसानियत को ही डिस्ट्रॉय करना चाहा। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एरिक नाम की एक राजा को दिखाते हुए जो बहुत घायल हो चुका था। एरिक और उसकी सेना ने अभी अभी एक बड़ी सी जंग लड़ी है। वो सब ये जंग जीत गए और अपने साम्राज्य को बचा लिया, लेकिन एरिक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। एरिक ने मरने से पहले अपना पूरा किंगडम अपने भाई डेओटी के हाथ में दे दिया होता है, यानी इसके आगे से ही डेओटी सारे साम्राज्य को संभालेगा। एरिक तो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। अब कुछ समय बाद हमें एक ऐसे मोमेंट को दिखाया जाता है जब सूर्य के सामने मून आ जाता था। इससे चारों तरफ एकदम अंधकार छा जाता, लेकिन वाइकिंग्स नाम की एक कम्युनिटी के हिसाब से ये एक रेड मून की नाइट होती थी, यानी इस रात को हेल और हेवन से जुड़ने वाला एक रास्ता ओपन किया जा सकता था। ये सारी चीजें ग्रंथों में लिखी होती हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो इन चीजों पर विश्वास ही नहीं करते थे। उनके हिसाब से वाइकिंग्स नाम की कम्युनिटी का इस दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इसीलिए जो पुराने जमाने के लोग थे और वो सभी वाइकिंग्स पर भरोसा करते थे, वो कुछ समय बाद उनकी पूजा करना बंद कर देते हैं। कई इंसानी ग्रुप तो क्रिश्चियनिटी धर्म की तरफ कन्वर्ट हो चुके थे, यानी उन्होंने सीधा सीधा वाइकिंग्स का अपमान किया है। अब इन चीजों के बारे में जब थॉर नाम की एक बिजली के देवता को पता चला तो वो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। थॉर भी वाइकिंग कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे और वो नहीं चाहते थे कि इंसान इस तरीके से उन्हें भूल जाएं। वो तो अब क्रिश्चियनिटी धर्म के भी काफी बड़े दुश्मन बन चुके थे। थॉर बिजली के देवता होने के साथ साथ उनमें कई रचनात्मक शक्तियां मौजूद थी, इसीलिए अब बिना देरी किए थॉर पृथ्वी पर आ जाते हैं इंसानों को सजा देने के लिए। इसीलिए अब इंसानों को सजा देने के लिए थॉर सीधा पृथ्वी पर आ जाते हैं। थॉर के पास एक बहुत ही पावरफुल हथौड़ा होता है जिसमें से वो इलेक्ट्रिसिटी और बिजली कंडक्ट कराकर किसी को भी तबाह कर सकते थे। थॉर के भी कई सारे साथी और वाइकिंग्स उनके साथ आते हैं मदद करने के लिए, और अब वो चारों तरफ तबाही मचाने लगी, जैसे कि वो पूरी इंसानी प्रजाति को ही खत्म करना चाहते हैं। सबसे पहले थॉर एक चर्च के ऊपर हमला करते हैं जिसमें कई लोग मौजूद थे। वो उन पर बिना रहम किए उन्हें मार देते हैं। एक देवता इतनी बुरी तरीके से इंसानों को मार रहा था, ये देखा ही नहीं जाता। अब उस चर्च के अंदर एक प्रीस्ट मौजूद होता है जिससे कि थॉर एक पेंडेंट मांग रहे थे। ये वो पेंडेंट होता है जिससे हेवन और हेल का दरवाजा कनेक्ट किया जा सकता था। थॉर ने तुरंत ही वो पेंडेंट ले लिया और उस प्रीस्ट को मारकर क्रॉस के ऊपर टांग दिया। यानी इससे साफ पता चल रहा है कि थॉर इंसानों को मारने के साथ साथ हेल और हेवन का दरवाजा खोलना चाहता है। यानी आगे चलकर एक बहुत ही बड़ी जंग और तबाही होने वाली है, और इसके बाद की कंफर्मेशन थॉर के ये इंटेंशंस बता रहे हैं। किसी भी हालत में उनसे इंसानों को सजा देनी थी। अब दूसरी तरफ हमें वही एरिक नाम का योद्धा दिखाया जाता है जिसकी शुरुआत में मृत्यु हो चुकी थी। वो कैसे जिंदा बच गया ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। एरिक एक राजा होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा योद्धा होता है। एरिक किसी भी तरीके से फॉरेस्ट के अंदर अपने जीवन यापन करता था और जानवरों को मारकर खाता था, पर फिलहाल वो एक फ्रे नाम के देवता से मिलने जा रहा था। एरिक तो फ्रे से पूछता है कि आखिर आगे चलकर कौन सी कठिनाइयां आने वाली हैं। तब जाकर देवता फ्रे ने उसे सब कुछ बताया कि थॉर वापस आ चुका है। थॉर अपनी बिजली की ताकतों और अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी से इंसानों को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहता है। दरअसल उसकी जंग देवताओं के प्रति इस दुर्व्यवहार के कारण हो रही है। वो सबसे पहले क्रिश्चियनिटी धर्म वाले हर एक मेंबर को खत्म करेगा, और इसके बाद जब तक पृथ्वी पर मौजूद सारे इंसान वाइकिंग्स की पूजा नहीं करेंगे तब तक वो उन्हें टॉर्चर करता रहेगा। और थॉर के पास वो पेंडेंट है जिससे कि हेल और हेवन का दरवाजा ओपन किया जा सकता है। एक बार अगर वो दरवाजा ओपन हो गया तो पृथ्वी पर तबाही होगी। लेकिन फ्रे यहाँ पर एरिक को बताने लगा कि तुम ही हो जो थॉर को रोक सकते हो। अगर तुम हेल के रास्ते से होते हुए वहाँ पर मैजिकल हॉर्न लेकर आ गए तो वो हॉर्न थॉर के सामने रखकर बजाने पर उसकी इंसानी बॉडी खत्म हो जाएगी। थॉर की सारी शक्तियां भी चली जाएंगी और वो फिर हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन एरिक कह रहा था कि वो कैसे ये सारी चीजें कर सकता है। थॉर एक देवता है और वो तो एक सिर्फ नॉर्मल इंसान। इतनी भारी भरकम चीजें करना उसके अंडर नहीं आता। तब जाकर फ्रे ने बताया कि तुम कुछ भी नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम कई साल पहले मर कर भी जिंदा हुए हो। बात ये थी कि कई साल पहले जब एरिक मर गया था तो उसे एक देवी ने अपने पावर्स की मदद से जिंदा किया था। ये इसीलिए क्योंकि वो देवी एरिक से प्यार करती थी। उसने अपनी कुछ शक्तियां भी एरिक के बॉडी में डाल दी जिससे वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं रह गया। उसके अंदर भी कई सारी रचनात्मक शक्तियां हैं पर अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं हुई है। इतनी सारी अच्छी चीजें बताने के बाद एरिक को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। एक तरीके से अगर वो थॉर को नहीं रोकेगा तो वैसे ही इंसानी सभ्यता खत्म होने वाली है। तो बहुत सोचने के बाद एरिक इस प्लान में आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। फ्रे ने तो ये भी बताया कि उस जगह पर जहाँ वो हॉर्न मिलेगा वहाँ पहुँचने के लिए एलुसिन नाम का एक मैजिशियन तुम्हारा साथ देगा। तुम्हें मेन मार्केट में जाकर उसे लेकर आना है।
एरिक इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है और सीधा अपने एक साथी स्वेन के पास पहुंचता है। स्वेन उसका बचपन का दोस्त था और आज तक उसने हर एक चीजों में एरिक का साथ दिया है। एरिक तो अब स्वेन से एक नाव मांग रहा था जिससे वो पानी के रास्ते से आगे बढ़ सके, पर स्वेन ने बताया कि उसने नाव बहुत पहले ही बेच दी है। एरिक के सारी बातें बताने पर स्वेन भी अब उसके साथ हो जाता है, यानी आगे के सफर में वो पूरी तरीके से एरिक के साथ देगा। दोनों तो अब साथ मिलकर तुरंत ही निकल पड़ते हैं मार्केट की तरफ, लेकिन मार्केट तक पहुंचने के लिए उन्हें फॉरेस्ट वाला रास्ता क्रॉस करना होगा। एरिक और उसका साथी स्वेन जब फॉरेस्ट के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें एक आदमी मिलता है। ये आदमी अपने साथ कुछ लेकर जा रहा था, तो वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि उसे फॉरेस्ट पार करने का रास्ता मालूम था। लेकिन तभी अचानक एरिक और स्वेन को वहाँ से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जो चीज वो आदमी लेकर जा रहा था, तुरंत ही उसने उसकी गाड़ी रुकाई और पीछे की तरफ जाकर देखने लगा। पीछे वाला बॉक्स ओपन करने पर पता चलता है कि वहाँ पर तो यान नाम का एक आदमी मौजूद है, यानी वो दूसरा आदमी इसे किडनैप करके कहीं लेकर जा रहा था। इस बात पर एरिक और स्वेन उससे लड़ाई करने लग जाते हैं और उसे वहीं पर हरा देते हैं। अब तो वो दोनों यान को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं ताकि वो इस फॉरेस्ट से निकलकर कहीं और जा सके। किसी भी तरीके से ट्रैवल करते हुए वो सब फॉरेस्ट वाले रास्ते से मार्केट में आ चुके थे, यानी ये वही जगह थी जहां एरिक को एलिसियन नाम का वो आदमी मिलेगा जो कि हेल के दरवाजे तक लेकर जाएगा। अब उस जगह पर पहुंचते ही पता नहीं कुछ अनजान लोग एरिक और उसके साथियों को मारने लगे थे। ये कौन थे इसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, पर एरिक, स्वेन और यान तीनों बहादुरी से उनका सामना करते हैं और उन्हें मारने लगते हैं, क्योंकि अगर वो रीजन पता करने के पीछे पड़ेंगे तो ये सभी उसे चोट पहुंचा सकते थे। तो सबसे पहले उन तीनों ने ही पलटवार कर दिया जो उन सभी लोगों को भारी पड़ जाता है। अब सीधा एरिक अपने साथियों के साथ एक घर के अंदर जाता है जहां वो एलिसियन को ढूंढ रहा था, पर उस जगह पर वहां का एक ओनर जिसका नाम काल था वो मिल गया। काल उन सभी का बड़े अच्छी तरीके से स्वागत करता है, पर एरिक ने काल को साफ साफ बता दिया कि उसे एलिसियन से मिलना है। लेकिन काल ने तो बताया कि एलिसियन को तो हिटलर के लोग किडनैप करके लेकर चले गए हैं। वो एक गॉटलैंड नाम की जगह है जो बहुत ही खतरनाक थी, वहां आज तक जो भी गया वापस लौट कर ही नहीं आया। एरिक को जब ये बात पता चलती है तो उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे एलिसियन के पास जाना ही है, चाहे वो जगह कितनी भी खतरनाक हो, उसे ये मिशन कंप्लीट करना ही होगा। एरिक जानता था कि इतने कम लोगों में से कुछ नहीं होने वाला, तो वो उस जगह पर मौजूद सारे लोगों को कन्विंस करने लगता है और अपने मिशन के बारे में बताता है। एरिक ने साफ कह दिया कि अगर वो चाहे तो थॉर को खत्म कर सकते हैं इंसानियत को मिटाने से, लेकिन इसके लिए उन्हें कोलैबोरेटिव एफर्ट डालना पड़ेगा। एरिक की इतनी अच्छी बातें सुनकर कई लोग उसकी टीम में शामिल हो जाते हैं, यानी उसकी टीम अब बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। बीका नाम की एक लेडी भी उसकी टीम में शामिल होती है, लेकिन एरिक ने साफ कह दिया कि हमें लेडीज की कोई जरूरत नहीं, हम अपना काम बड़ी अच्छी तरीके से कर लेंगे। अब ये डिसीजन हो चुका था कि उन सभी को गॉटलैंड नाम की उस जगह पर जाना है, तो सब तैयारी करने लगी क्योंकि वहां तक का रास्ता एक नाव यानी कि पानी से होकर जाने वाला था। अब जब सब सामान नाव के ऊपर रखते हैं तो बीका नाम की वो लेडी वहां आ गई। स्वेन बताता है कि ये नाव उसकी ही है, यानी अब ना चाहते हुए भी एरिक को बीका को अपने साथ लेकर जाना ही होगा। सभी एक एक करके नाव पर बैठकर निकल पड़े थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अब यहाँ बिजली के देवता थॉर को कहीं से खबर मिल चुकी होती है कि एक एरिक नाम का इंसान कई लोगों को यहाँ लेकर आ रहा है और वो गॉटलैंड में शायद हमला कर सकते हैं। थॉर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो अपने कुछ साथियों के साथ गॉटलैंड आने के लिए निकल पड़ा। एरिक और उसकी टीम मेट्स कई घंटों से लगातार सफर तय करते रहते हैं और आखिरकार इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो सब गॉटलैंड पहुंच गए थे। अंदर इंटर करते ही हिटलर के कई सारे साथियों ने उन पर हमला कर दिया। हिटलर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और उसके पास कई फाइटिंग स्किल्स भी थी, बट यहाँ एरिक भी खाली हाथ बिल्कुल नहीं आया था। उसने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि हमें हमला करके जीतना होगा। एरिक के इशारे पर सभी टूट पड़ते हैं उन हिटलर के लोगों के ऊपर। थोड़ी देर तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहा, लेकिन एंड में जाकर हिटलर के सभी साथी मारे जाते हैं। एरिक को पता था कि हिटलर जिंदा रहेगा तो वो और भी ज्यादा अत्याचार फैलाएगा, इसीलिए एरिक ने बिना टाइम वेस्ट किए हिटलर को जान से मार दिया। अब उन्हें एक कासल दिखाई देता है तो एरिक और बीका उसके अंदर जाने लगे। एलिसियन जिसे वो ढूंढ रहा था वो तो एक पिंजड़े के अंदर बंद होता है। एरिक ने अब एलिसियन से साफ साफ कह दिया कि अगर तुम मुझे हेल के दरवाजे तक लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें आजाद करूंगा। एलिसियन के पास कुछ और ऑप्शन नहीं होता तो वो उसके लिए राजी हो जाता है। एरिक और बीका ने बड़ी मुश्किलों से उस पिंजड़े को ओपन कर दिया जिससे एलिसियन बाहर निकल जाता है, यानी अब वो एरिक की मदद करेगा उस हेल के दरवाजे तक पहुंचने के लिए। थॉर और उसके सभी साथी थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंचते हैं, जब तक एरिक और सभी लोग वहां से निकल चुके थे। हिटलर का एक साथी बचा हुआ था जो थॉर को बता देता है कि एरिक और उसकी पूरी सेना यहाँ पर आई थी और एलिसियन को लेकर वो कहीं और चले गए। थॉर समझ जाता है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं।
यहाँ एलिजन के साथ जब वो नाव पर मौजूद थे तब एलिजन एरिक को बताता है कि हेल का दरवाजा ठीक पानी के नीचे है, यानी किसी को अंदर जाकर हेल का दरवाजा ओपन करना होगा। एरिक और किसी की भी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था तो वो अकेले ही चला गया। पानी की गहराई में और अंदर जाने पर आखिरकार एरिक को एक दरवाजा दिखाई देता है। वो किसी भी तरीके से उसके अंदर चला गया और अब उसकी एंट्री हो जाती है खतरनाक हेल के अंदर। एरिक के पास सिर्फ एक तलवार थी और वो बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था क्योंकि हेल बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है। वहाँ पर उसे ऐसी खतरनाक चीजें मिलने वाली हैं जो वो सोच भी नहीं सकता। अब आगे बढ़ते हुए एरिक देखता है एक बड़े से क्रिएचर को जो शायद इस हेल के गेट का गार्डियन होगा। फिलहाल तो वो बड़ा सा क्रिएचर सो रहा होता है, इसीलिए एरिक उसे चकमा देकर अंदर घुस गया। एरिक को सिर्फ और सिर्फ तलाश थी उस मैजिकल हॉर्न की जिसे वो लेकर वापस आ जाए, पर थोड़ी ही देर के अंदर उसके ऊपर कई सारी खतरनाक आत्माओं ने हमला कर दिया होता है। ये सारी आत्माएं वो लोग थे जो बहुत ही बुरा काम करते थे और उन्हें अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सजा मिली है। कई सारी आत्माएं अब एरिक को जकड़ लेती हैं जो उसे जाने ही नहीं दे रही थी, पर अचानक वहाँ पर एक अच्छी आत्मा आ जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि एरिक के फादर ही थे जो एक समय पर राजा हुआ करते थे। एरिक के फादर की आत्मा बाकी सारे आत्माओं को मारकर वहाँ से भगा देती है। एरिक अपने फादर को यहाँ देखकर एकदम चौंक गया क्योंकि उसके हिसाब से उसके फादर को तो हेवन में होना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एरिक के फादर उसे बता रहे थे कि मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी गलत काम किए हैं उसी की वजह से मुझे ये पोजीशन मिली है। और तो और वो यहाँ पर एक सच्चाई वाली बात बता रहे थे कि एरिक उनका असली बेटा नहीं है। दरअसल एरिक के फादर की जो वाइफ थी वो किसी दूसरे इंसान के साथ उन्हें चीट कर रही होती है और एरिक उस दूसरे आदमी का बेटा है। एरिक को अब जाकर इस डार्क सच्चाई का पता चल रहा था। वो दोनों इमोशनल तो थे लेकिन एरिक फिलहाल अपने काम करने के लिए आया होता है। उसने अपने फादर की आत्मा से कहा कि मुझे किसी भी हालत में हॉर्न चाहिए जिससे मैं थॉर को हरा सकूं। तो अब होना क्या था, बिना देरी किए एरिक के फादर उसे लेकर चले गए जहाँ पर हॉर्न रखा गया होता है। एरिक जब हॉर्न लेने के लिए आगे बढ़ा तो उस जगह पर कई लेडीज आ गई। वो लेडीज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती हैं और एक तरीके से वो एरिक को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। एरिक अपनी बॉडी को सौंप देता है और धीरे धीरे वो उन्हें आगे बढ़ाने लगी क्योंकि आगे की तरफ ही वो हॉर्न रखा गया था। एरिक ने तो अब अपने हाथों से हॉर्न को पकड़ लिया और धीरे धीरे पीछे आने लगा, पर अचानक एरिक के फादर की आत्मा उसे खींच लेती है। दरअसल ये एक पूरी तरीके से ट्रैप होता है जिससे कि अगर कोई भी हॉर्न लेने आएगा तो ये ब्यूटीफुल लड़कियां जो एक्चुअल में खतरनाक शैतान है वो उसे मार देती। बट अच्छी बात ये हुई कि एरिक के फादर ने उसे बचा लिया। अब किसी भी हालत में एरिक को यहाँ से निकलना होगा हॉर्न लेकर। थोड़ी देर तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा। वो आधा रास्ता अपने फादर के साथ तय भी कर लेता है, बट तभी इंटरव्यू उस बड़े से खतरनाक गार्डियन क्रिएचर की वो उन दोनों के ऊपर हमला करने लगा। बात ये होती है कि ये क्रिएचर देख नहीं सकता बल्कि ये खून को सेंस कर सकता है जो अभी एरिक के बॉडी में से निकल रहा था। एरिक और उसके फादर की आत्मा कहीं न कहीं से बचती है और एक सेफ प्लेस पर आती है, पर उन्हें पता था कि ये क्रिएचर इस तरीके से तो उसके बेटे का पीछा नहीं छोड़ने वाला। इस मोमेंट पर जाकर एरिक के फादर की आत्मा ने उसके बॉडी से थोड़ा ब्लड निकाला और अपने बॉडी पर लगा लिया। इससे वो क्रिएचर उनकी तरफ आएगा और एरिक को यहाँ से भागने का मौका मिल सकता था। एरिक के फादर अब सीधा उस क्रिएचर के पास चले जाते हैं जो उन्हें मारने लगा। एरिक अब अपने फादर द्वारा बताई गई चीजों को फॉलो करता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है। वो पानी के रास्ते से ऊपर चलने लगा था और हॉर्न लेकर अपने साथियों के पास भी पहुंच गया। सभी उसे देखकर खुश हो जाते हैं कि एरिक ने कही गई बातों को फॉलो करते हुए अपना काम कर लिया, यानी अब उनके पास ऐसा वेपन है जिससे कि वो बिजली के देवता थॉर से फाइट कर सकते हैं। एरिक अब सीधा अपने सारे साथियों को लेकर उस जगह पर आ गया जहाँ पर वो पहले राज किया करता था, यानी कि उसका साम्राज्य। अब जब अंदर जाने की वो कोशिश करते हैं तो कुछ सिपाही वहाँ पर आ गए। ये कोई और नहीं बल्कि एरिक का वो वफादार था जो सालों से उसकी गुलामी करता आ रहा है। उस बूढ़े आदमी ने एरिक को बताया कि तुम्हारे भाई ने साम्राज्य का बुरा हाल करके रखा है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो उसे साम्राज्य में लेकर जा सकता है। एरिक को कुछ सिपाही चाहिए थे, इसीलिए वो उस अपने वफादार आदमी के साथ चला गया। एरिक तो वो हॉर्न इल्यूजन को दे देता है और बिना को उनके ऊपर नजर रखने के लिए कहकर चला जाता है। इतने समय बाद ड्यूटी जो उस साम्राज्य का नया राजा था वो अपने बड़े भाई एरिक को देख रहा था और यहाँ ड्यूटी ने साफ कह दिया कि अगर तुम साम्राज्य वापस लेने आए हो तो मैं नहीं देने वाला, यहाँ का असली राजा मैं ही हूँ। बट एरिक तो सिंपली बताने लगा कि वो यहाँ पर सिर्फ कुछ सैनिकों को लेने आया है। ड्यूटी अगर वो भी नहीं देना चाहता तो एरिक जाने की मांग करने लगा। बट अब ड्यूटी ने सारे सैनिकों को बोलकर एरिक और उसके साथियों को पकड़ लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके साम्राज्य का कोई और भी वारिस जिंदा रहे। एरिक को बुरी तरीके से बंदी बना लिया गया था। एरिक का वफादार तो बीना और बाकी लोगों के पास आकर कहता है कि एरिक को बंदी बना लिया गया है
उसे वहां से निकालना होगा, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। तो इसीलिए इलिजियन बाकी लोगों को कहता है कि तुम एरिक को बचा कर लेकर आओ, वो हॉर्न की रखवाली करेगा और यहीं पर रहेगा। यहाँ बीना, यान और सभी सिपाही जब अंदर घुसते हैं तो इलिजियन ने चारों तरफ फॉग फैला दी थी। इससे उन्हें मौका मिल रहा था दुश्मनी सैनिकों पर हमला करने के लिए। बहुत ही बहादुरी तरीके से वो सभी को मारते हुए अंदर की तरफ पहुंच गए और बीना ने तो एरिक को कारागार से छुटकारा दिला दिया था। वो सभी वहां से निकलते ही है, लेकिन एरिक ने पूछा कि वो हॉर्न कहाँ पर है। तब बीना बताती है कि हमने वो हॉर्न इलिजियन को दिया था, पर उसके हाथ में वो हॉर्न दिखाई नहीं दे रहा था। इससे एरिक को शक होने लगा, तो वो सीधा अपने भाई डीओटी के पास जाकर पूछता है कि तुमने थॉर से क्या वादा किया है। डीओटी ने साफ बता दिया कि उसे थॉर को ये हॉर्न देना है और इसके बदले थॉर उसे बहुत अमीर बना देगा। हमें तो ये भी पता चला कि इलिजियन ने वो हॉर्न डीओटी को दे दिया है, यानी वो शुरुआत से डीओटी के साथ था। एरिक और उसके साथियों को वापस से बंदी बना लिया गया, पर जो सैनिक एरिक को कारागार की तरफ लेकर जा रहे थे, पता चला कि वो एरिक के साइड है। उन्होंने वादा किया कि हम कई सारे सैनिकों को साथ में रखेंगे और अपना मिशन पूरा करेंगे। कारागार में ले जाने के बजाय वो उन्हें बाहर की तरफ लेकर गए, यानी आजाद कर दिया। एरिक के साथ कई सैनिक भी जुड़ चुके थे और उसे अपना प्लान कंटिन्यू करने की पूरी ग्रीन चिट मिल चुकी थी। वो सभी एकजुट होते हैं और अब आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ डीओटी के कुछ सैनिक जब उसके महल के अंदर जाते हैं उसे एरिक के बारे में बताने के लिए, तो पता चला कि डीओटी को किसी ने मार दिया है। उसके पास जो हॉर्न मौजूद था वो भी गायब हो चुका है। अब इसके पीछे कौन था, इसके बारे में किसी को नहीं अंदाजा। अब तो हमें थॉर को दिखाया जाता है, जिसे कि अब एरिक के बारे में सब कुछ पता चल गया था। एक्चुअल में अब थॉर के पास वो हॉर्न आ गया था, जिसे कि उसका एक नौकर लेकर आया होता है। थॉर ने अपने कई सारे साथियों को भेज दिया उनकी तरफ हमला करने के लिए। एरिक, यान और बीका के सामने अब एक बहुत ही बड़ी सेना थी। यहाँ एरिक के सैनिकों की क्वांटिटी तो कम होती है, लेकिन हर एक वॉरियर काफी बहादुर था। शुरुआत में सभी सैनिक डर रहे होते हैं, लेकिन एरिक ने उन्हें मोटिवेट किया। सभी में हिम्मत भर जाती है और सब एक साथ लड़ने के लिए चले गए। एक के बाद एक दुश्मनी सैनिकों को मारने के बाद आखिरकार वो जीतने की कगार पर आ चुके थे। सारे लोग उनसे फाइट करने में बिजी थे, तो एरिक तुरंत ही निकल पड़ा थॉर के पास। थॉर के हाथों में वो हॉर्न मौजूद होता है, जिसे कि एरिक लेकर आया था। और अब थॉर तो एरिक से एकदम एरोगेंट वे में कहने लगा कि तुम मुझे नहीं हरा सकते और तुम कोई और नहीं बल्कि मेरे ही बेटे हो। यानी कि राजा की वाइफ का अफेयर थॉर के साथ था। जिस तरीके की थोड़ी सी शक्तियां थॉर के अंदर है, वैसे ही एरिक के पास थी, पर एरिक अभी तक उन्हें अनलॉक नहीं कर पाया है। एरिक तो अब इन चीजों को बिल्कुल नहीं सुनने वाला था और अब उसकी और थॉर के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन थॉर से वो फाइट ही नहीं कर पाता। थॉर उसके हर वार से बचते हुए उसे ही डैमेज पहुंचा रहा था। अब तो यहाँ एरिक की मदद करने के लिए यान, बीका और उसके कुछ साथी भी आ जाते हैं, पर अफसोस उनमें से कोई भी थॉर के सामने नहीं टिक पाता। थॉर तो अब बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एक वेपन निकालता है और एरिक को मारने जाता है, पर अच्छी बात ये हो गई कि बीका रास्ते में आ गई। वो वेपन बीका को लग गया और वो वहीं मर जाती है। एरिक को यहाँ पर एकदम गुस्सा आने लगा, क्योंकि बीका शुरुआत से ही उसके साथ थी। वो अब दुगनी तेजी से थॉर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। थॉर को पहली बार एक अच्छा कॉम्पिटिटर मिला था। एरिक ने तो थॉर का ही हथौड़ा लेकर उस पर हमला किया, जिससे थॉर दूर जाकर गिर जाता है। और अब एरिक ने आखिरकार वो हॉर्न हाथ में लिया और उसे बजाने लगा, पर पता चला कि कुछ भी नहीं हो रहा था। यानी कि हॉर्न बजाने के बावजूद भी थॉर खत्म नहीं होता। उस मोमेंट पर थॉर का एक नौकर वहां आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि फ्रे ही था। फ्रे ने वो हॉर्न लेकर एरिक को बताना चाहा कि हमने तुम्हें गुमराह किया था। दरअसल फ्रे शुरुआत से ही थॉर की बात मनवाना चाहता था, तो उन्हें हेल और हेवन के गेट को ओपन करने के लिए कई सारी चीजें चाहिए थी। जैसे कि थॉर ने तो लॉकेट पहले ही ले लिया था और उन्हें सेकंड चीज हेल के वो हॉर्न चाहिए थी। तो इसीलिए फ्रे ने एरिक से झूठ कहा ताकि उन्हें हॉर्न आसानी से मिल जाए। यानी एरिक ने जो अपनी जान जोखिम में डाली वो सब एक बहाना था। पर अब अचानक इल्यूजन वहां आकर एक असली हॉर्न बजा देता है। ऐसा करने पर तुरंत ही वहां पर एक अजीब सा गेट ओपन होने लगा। ये गेट थॉर और उसके नौकर को ऊपर की तरफ खींचता चला जा रहा था। दरअसल इल्यूजन को पहले से ही शक था फ्रे के ऊपर, इसीलिए वो नकली हॉर्न डीओटी को दे रहा था। असली वाला उसके पास ही था। यहाँ हॉर्न को बजाने के बाद डीओटी और उसका नौकर दोनों ही मारे जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और शायद थॉर अब वापस नहीं आने वाला। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एरिक के कई सारे साथियों की जान ही चली गई। बीका भी जो अपने एंड मोमेंट पर मौजूद थी, वो एरिक से कई सारे बातें करती है। उसे एरिक के साथ बहुत अच्छा लगा और वो एरिक को पसंद भी करती थी, पर अफसोस एरिक बीका को बचा नहीं पाया। एरिक और उसके सभी साथी मरे हुए सोल्जर्स का फ्यूनरल करते हैं और उनकी बॉडी को जलाते हैं। वो कभी उन सैनिकों की कुर्बानी नहीं भूल सकता जो इस मिशन को कंप्लीट करने में लगी है। और हमारी भी ये कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।